किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब भाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और मेरे विनोद भाई की राम राम राम। राम। विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, क्या हाल चाल है? धर्मवीर भाई सब बढ़िया है एकदम। और आलू पाड़ लिए कच्चे? हाँ, आलू पाड़ लिए हैं। आलू हमने भी पाड़ लिए। हाँ। पर एक बात है विनोद भाई जी, ये वो समस्या फिर भाई कि भाई पछेती गेहूं बोवे तो हाँ बिल्कुल भाई क्योंकि टाइम तो कति पुंजड़ रहेगी। हाँ, और ऐसे में पछेती गेहूं से और भाई अच्छी पैदावार किस तरह लेवे, ये समस्या है। धर्मवीर भाई अगर जो पछेती गेहूँ ले तो रहे हैं, लेकिन अगर उसने वैज्ञानिक सलाह तो ले हुए हैं और जिस तरह हमारे वैज्ञानिक या जो साइंस हमने बता रही है उस हिसाब से चलें तो हम ज़्यादा लाभ उठा सका है। पर वैज्ञानिक के बता रहे हैं, हमने भी तो बतवाओ आप। धर्मवीर भाई हाँ, इस बारे में जो है बातचीत करी है कि पछेती गेहूँ में अधिक पैदावार के समग्र सिफारिशें, और इस बारे में बातचीत की डॉक्टर संदीप रावल से। और सुनाओ भाई नया बातचीत। अच्छा सुनवाओ फिर। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गेहूं में अधिक उपज के लिए समग्र सिफारिशें, और इसकी जानकारी के लिए हमने बुलाए हैं आज विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप रावल जी, जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचाणी करनाल में कार्यरत है। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और आपके कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब जैसे कि हमने बात की है कि जो गेहूं है उसका जो बुआरा है यानी बिजाई का समय है वो तो काफी लेट जैसा हो गया है, परंतु फिर भी बहुत सी किस्में ऐसी हैं जिनको हम आज भी बो सकते हैं। या जैसे गन्ने का खेत है, आलू का खेत है, उसके बाद भी कई किसान ऐसे होते हैं भाई जो गेहूं बोना चाहते हैं। वो कौन सी ऐसी सिफारिशें हैं, कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनको भाई जो है गन्ना या आलू के खेत के बाद जो है इस वक्त बिजाई कर सकते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है पुरुषोत्तम जी। जहां तक हम गेहूं की बिजाई की बात करते हैं जी, जो सबसे उपयुक्त हम समय बोलते हैं वो होता है हमारा 25 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का, लगभग 22 डिग्री का जो हमारा तापमान होता है उस पे जो जमाव हमारा सबसे अधिक आता है जी। लेकिन अगर हम खेती की बात करें तो इसमें हमारी कौन सी हम फसल चक्र अपना रहे हैं उस पर निर्भर करता है हम किस समय हम बिजाई करें जी। जैसे आपने बताया कि कुछ किसान जो हैं वो गेहूं गन्ने के बाद बोते हैं या हरा आलू के बाद बोते हैं या कुछ मूली लगाने के बाद भी पछेती बिजाई करते हैं जी। तो पछेती बिजाई में क्योंकि हम लेट जा रहे हैं तो कुछ समग्र सिफारिशें हमारी बदल जाती हैं। अगर उनको अपनाते हैं हम तो पछेती गेहूं बिजाई करने के बावजूद भी जी। हम उसमें अच्छी उपज ले सकते हैं जी। जहां तक बिजाई के समय की बात है तो जो ये अभी हमारा समय है पछेती बिजाई के लिए ये लगभग उपयुक्त है। इससे ज्यादा लेट हमें नहीं जाना है, लगभग हमारा तीसरे हफ्ते तक हमें बिजाई सुनिश्चित कर लेनी जी। अब इसमें सबसे अहम योगदान आता है, सबसे पहली बात भी आती है कि किस्मों का चुनाव की बात करते हैं, हम कौन सी किस्म को चुने जी। आमतौर पे हम देखते हैं किसान भाई जो अपनी वैरायटी ले रहे हैं, जैसे 2963 है, 3086 है, या जैसे अब नई वैरायटी आई है DPW 303 है, 222 है जी, उन्हीं के साथ ही बिजाई इस समय भी वो करते हैं जी। लेकिन ये जो वैरायटी है लगभग 140 से 42 दिन का समय लेती है पकने के लिए, वो इस समय हमारा लेट हो चुका है, यानी कि वो अगेती किस्में हैं। हाँ, और हमें चाहिए इस वक्त पछेती किस्म जो
कम समय में और अधिक उपज दें, जल्दी फुटाव हो, ताकि हम उसमें से उपज अच्छे तरीके से ले सकें। तो जहां तक किस्मों की बात है, तो इस समय हम हमारी जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी ये अनुमोदित है, उसमें राज 3765 जी, WH 1021 जी, WH 1124 जी, ये 3 किस्में हैं जो लगभग 120 से 22 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। कम समय लेती है और पछेती होने के बावजूद भी अच्छी पैदावार देती हैं। और जैसे इसमें एक समस्या रहती है रतुए की हमारे इस क्षेत्र में जी, तो वो भी इनमें बीमारी कम आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे तापमान की बात है और तापमान अब तो कम हो गया काफी, तो उसमें इन किस्मों का जमाव जो है कैसा रहता है? देखिए, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है जी, 2 चीजें हैं। एक तो हमारा जमाव जो है वो धीरे हो जाता है, क्योंकि तापमान कम होता है तो उसमें हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी कम होती चली जाती है, तो उतने ही देर से जमाव आता है जी। दूसरी बात यह है कि एक और जो भारी समस्या गेहूं में है वो है मंडूसी की जी। मंडूसी क्या है, जितना तापमान कम होता रहता है उसका जमाव उतना बढ़ता जाता है जी जी। तो हमारा हम किस तरीके से, एक तो भाई हम मंडूसी का निर्वहन कर सकें, और दूसरा कि हम कैसे उसमें से लेट बिजाई में भी, पछेती बिजाई में भी कैसे हम अच्छा जमाव ले सकें, उसके लिए 1-2 चीजें हमें करनी पड़ेंगी जी। जैसे सबसे पहली बात है कि हमारा बीज उपचार की बात हम करते हैं। सबसे पहले बीज उपचार करें। बीज उपचार करने से क्या होगा कि भाई अगर हम जैसे लगभग 12 घंटे की हम सिफारिश करती है, यूनिवर्सिटी की सिफारिश है कि भाई 12 घंटे रात को उस बीज को भिगो के रखें जी, ताकि जैसे जब हम उसे खेत में बिजाई करें उसकी तो जल्दी जमाव उससे आता है। तो उसका तरीका ये है कि भाई आप रात भर किसी बर्तन में उसको भिगो के रखें जी। जो पानी का स्तर है उसका लगभग हमारा 2 से 2.5 सेंटीमीटर बीज से ऊपर रहना चाहिए, 1 इंच के करीब उससे ऊपर रहे, यानी कि बीज डूबा हुआ होना चाहिए। हाँ, डूबा हुआ होना चाहिए। सुबह जब उसे निकाल लें, क्योंकि ज्यादातर किसान जो है ड्रिल से बिजाई करते हैं, तो उसको पहले छाया में सुखाना है जी। सुखाने के बाद जो अनुमोदित कीटनाशक, फफूंदनाशक और जो जैविक खाद है जी, उससे उसका उपचार करें ताकि वो सही समय पे उसका जो है जमाव हो, अच्छी पैदावार हमारी वहीं से शुरुआत होती है। यानी कि फुटाव अच्छी तरह हो, पूरा हो, अच्छे फुटाव। और इसमें डॉक्टर साहब साथ में एक बात और आ गई कि बीज उपचार तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें तो बीज की मात्रा भी दर्शानी पड़ेगी हमारे। हाँ बिल्कुल जी। देखिए जैसे आमतौर पे क्या है 40 किलो की सिफारिश रहती है प्रति एकड़ के हिसाब से अगेती किस्मों में, अगेती किस्मों में। लेकिन अगर हम पछेती बिजाई कह रहे हैं तो इसमें हम 25% बीज हमें बढ़ाना पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे छिट्टे द्वारा बिजाई करी जाती है जी। तो इसमें 25% मतलब कि हमें 45 से 50 किलो जो बीज है प्रति एकड़ उसका इस्तेमाल हमें करना है गेहूं की बिजाई के लिए। यानी कि दोनों काम हमने करने हैं, बीज की मात्रा भी बढ़ानी है बिल्कुल, और साथ में बीज उपचार भी करना है। उससे एक और फायदा होगा हमें कि जो बीमारी अगर हमारी आती है, बीज जनित जो बीमारी है, वो हमारी कंट्रोल उससे हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ जैसे गन्ना है या आलू है, इसमें भी हम काफी खाद डालता है किसान भाई, तो जब हम बिजाई करेंगे जी तो इसमें भी कुछ खाद की सिफारिश है? हाँ बिल्कुल। देखिए खाद, एक और समस्या किसान के साथ रहती है, अगर वो लेट पछेती बिजाई करता है तो वो खाद से पूर्ति करने की कोशिश करता है उसकी, भाई मैं ज्यादा खाद डाल जी, लेकिन उससे पोलापन फसल में बढ़ता है, उसमें कीट और जो बीमारी है उसका आक्रमण ज्यादा होता है जी। तो हमें संतुलित जो खाद है उसका प्रयोग करना है। सबसे पहले तो किसान भाइयों से मेरी आपके माध्यम से एक सिफारिश है जी कि वो अपनी मिट्टी की जांच 3 से 4 साल में एक बार जरूर करवाएं जी जी। और उसी के आधार पे जो पोषक तत्व हैं उनको दें। अगर अपना जो सिफारिश जो है हमारी यूनिवर्सिटी की वो ये है कि 135 किलो यूरिया प्रति एकड़ जी, डीएपी के माध्यम से देते हैं 1 कट्टा डीएपी का जी, और 35 से 40 किलो पोटाश। इसके अलावा अगर जिंक की कमी है तो 21% में भी आता है, 33% में भी। 21% वाला 10 किलो प्रति एकड़, 33% वाला है तो 6.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो दवाई में उनको डालना है। जहां तक यूरिया की बात है तो 1/3 वो बिजाई के समय दे सकते हैं, 1/3 पहले पानी पे, यानी 20 से 22 दिन पे जो हमारी कोर आती है, पहला पानी जो लगता है, और 1/3 दूसरे पानी पे इसकी पूर्ति करनी है। तो इतनी खाद हमने उसमें डालनी है। हाँ।
और डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे ना कि जो पहला पानी डालना है जी, पहले जो सिंचाई करनी है तो वो उसका रेशो वही है कि 21 दिन के बाद ही हमें करनी है, क्योंकि उसी समय में हमारी जो शिखर जड़ें जो हैं बोलते हैं हम गेहूं में, वो निकलती हैं जी, और उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमने बीज की मात्रा भी निश्चित कर ली जी, खाद की निश्चित कर ली है, पानी की निश्चित कर ली है, किस्म भी हमने निश्चित कर ली है। तो इसके बाद साथ साथ फिर उसमें कुछ खरपतवार भी आते हैं। जी जी जी, तो उनका भी निदान करना है। जैसे आप बता रहे थे कि भी गेहूं की फुटाव कम होता है और घास फूस का ज्यादा होता है, जी जी, तो उनका निदान भी करना है। तो उसको, क्योंकि हमने तो उपज भी अच्छी लेनी है ना, बिल्कुल जी, तो उसके लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा? जी, आपने ये आज के अगर हम समय की बात करें तो सबसे भारी समस्या हमारी खरपतवार की है, मंडुस्सी की है। चाहे चौड़ी पत्ती में अगर हम बात करें तो आम पे जैसे मकोए बोलते हैं, बम्बोड़ जिसे बोलते हैं जी, इसकी भारी समस्या रहती है गेहूं में, और अलग अलग दवाइयों का किसान जो है वो प्रयोग करता है जी, लेकिन सबसे पहली ध्यान क्या रखनी है, जैसे हम बिजाई करते हैं जी, उसके तुरंत बाद ही स्टोम्प के नाम से एक दवाई आती है, पेंडामेथिलिन उसमें साल्ट रहता है, पीले रंग की दवाई आती है जी, 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ उसकी आपको बिजाई के तुरंत बाद उसकी खेत में उसका स्प्रे करना है। स्प्रे करना है। हाँ, पानी की मात्रा कितनी रखनी है डॉक्टर साहब? क्योंकि इसमें फिल्म बनती है तो पानी की मात्रा हमें थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ती है। कम से कम 200 लीटर प्रति एकड़ पानी की सिफारिश की जाती है। तो उसमें मिला के छिड़काव करते हैं? हाँ, वो दवाई पानी में मिला के और पूरे एकड़ में उसको स्प्रे करना है। नमी होनी चाहिए जिस टाइम इसका स्प्रे करें जी। उसके बाद बात आती है पहले पानी की। जब पहले पानी लगता है उसके साथ साथ कुछ जो मंडुस्सी शुरू में नहीं जमती है वो पहला पानी लगने के बाद जमती है जी। तो उसमें कोई भी दवाई जो हम कहते हैं संकरी पत्ती या चौड़ी पत्ती के लिए, जैसे उसमें आपकी टॉपिक दवाई है जिसमें क्लोडिनाफॉप साल्ट रहता है, 160 ग्राम उसकी एकड़ की मात्रा है। लीडर का स्प्रे कर सकते हैं 13 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जी। या एक्सियल एक दवाई आती है पिनॉक्साडिन साल्ट रहता है 400 ml के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती की अगर हम बात करें तो उसमें एलग्रिप दवाई है, 2,4-D है या एफिनिटी, ये 3 दवाई हैं जो चौड़ी पत्ती के लिए है। अगर मिले जुले खरपतवार हैं तो उसमें टोटल, एटलांटिस, ये कुछ दवाइयां हैं जिनका मिले जुले खरपतवारों के लिए एक ही बार में स्प्रे किया जा सकता है। तो जो दवा आपने डॉक्टर साहब बताई है जी, उनमें से कोई एक दवा ले ली या मिला करके? नहीं, मिलानी नहीं है जी। जैसा मैंने कहा, अगर मिले जुले खरपतवार हैं उसमें आप टोटल दवाई है या एटलांटिस है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर एक ही खरपतवार जैसे मंडुस्सी की समस्या ज्यादा है तो उसमें एक्सियल, लीडर या टॉपिक जो है उसका साल्ट कर सकते हैं जी। या मिले जुले खरपतवारों के लिए जैसे ACM 9 के नाम से भी दवाई आती है जो आमतौर पे किसान सेंकोर का स्प्रे करते हैं, वो रेडी मिक्स मिक्सचर के साथ आता है जी। तो ध्यान ये रखना है कि जब स्प्रे करें तो वो बारीक स्प्रे रहे, क्योंकि पत्तों के माध्यम से वो दवाई जानी है। उसके लिए हमें नोजल बदलनी पड़ती है। सबसे बढ़िया नोजल है कि वो फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें। अगर वो नहीं है तो आप कट नोजल का भी प्रयोग करके उसमें स्प्रे कर सकते हैं, कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करके। तो डॉक्टर साहब चलते चलते हम ये बात और आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो किसान भाई गेहूं बोना चाह रहे हैं उनको आप क्या संदेश दोगे? मेरा सबसे बड़ा संदेश मैं ये कहता हूं कि एक तो समय से बिजाई जरूर सुनिश्चित करें, कि जो अभी समय है कोशिश करें कि इसी टाइम उसको पूरा कर लें। कुछ किसान जो इसको जनवरी तक लेके जाते हैं, फिर एक फोर्स मैच्योरिटी होती है, मतलब वो जबरदस्ती पकने की कोशिश करते हैं तो उसमें दाना पिचकता है, पूरा भरता नहीं है, उसकी वजह से जो उपज हमारी कम आती है। तो उसको पूरा करने के लिए किसान खाद की तरफ जाते हैं, ज्यादा खाद डालते हैं, उससे हमारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उस पे भी असर पड़ता है, हमारा जो खर्चा है वो भी बढ़ता है और जो हमारे कीट और बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। तो संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, समय से बिजाई करें, जो सिफारिश किस्में हैं उनका ही अनुमोदन करें और खाद जो है वो संतुलित मात्रा में डालें और खरपतवारों का समय से सही तरीके से उसका कंट्रोल। तो डॉक्टर संदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो किसान भाई इस वक्त गेहूं बोना चाहते हैं उनकी समग्र सिफारिशों से लेकर सभी प्रकार की जानकारी दी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई इसका जरूर लाभ उठाएंगे। आपका इस जानकारी देने के लिए धन्यवाद। भाई विनोद भाई, जय धर्मवीर भाई, पुरुषोत्तम भाई ने तो ना डॉक्टर साहब से खोद कर सारी अपने दिल की बात पूछ ली। भाई जो अपने दिल में सवाल थे ना विनोद भाई,
सारे ही तो सवाल पूछे हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ने भी खूब खुल के जवाब दिए। और धर्मवीर भाई, मेरे ख्याल से जो किसान भाई सुन रहे हैं कार्यक्रम, उनके भी जो है सारे सवालों का जो है समाधान उन्हें मिल गया होगा। और एक बात है भाई जी अपना विनोद भाई, कल किसान दिवस है जी बिल्कुल। और मेले में जाने के कह रहे करके, हाँ आपके भी घर को न कह आगे ना, क्या क्यों नहीं कहा भाई, और चल लेंगे। नहीं काम भी तो फिर घर का भी तो काम फिर रुंदा है। नहीं, जो तो घर के और भी हैं, घर के तो और संभाल लेंगे काम तो। अच्छा मतलब हाँ मेले में जरूर चलना भाई। भाई मारा तो रोड़ा हो गया। अच्छा और वो जान के क्यों यार, बताओ किस तरह काम ने छोड़ के किस तरह जाना, मैं बता नहीं रहे थे पछेता बोरा पाने करना। धर्मवीर भाई देखो वो तो डेली जाना है, तो काम तो डेली चलना है। हाँ। लेकिन मेरा कदे कदे का है। ले फिर पता के बात हुई, हाँ बताऊं? हाँ सुनाओ। इब मस्त महीना आ गया हो, मेरे दिल में उत्साह जाग्या हो, मन ला दे सजनवा मैं मेले जाऊंगी, पाया मैं रमजाल खूब झणकाऊंगी। ताम सुनहरा छा गया रे बखत काम का, आ गया रे तो खड़ी फसल न छोड़, बता के जावेगी, आकेगी उड़े धूड़ सहम दुख पावेगी। कंठा कंठी हसली माला पहरूंगी मैं चंदन हार, पति देव की सेवा करना हो से नारी का श्रृंगार, अड़े करे छैल करे पाया मैं पहरू बरतार, फसल उजड़ जा गोरी मारी हंसी करेंगे सब नर नार। ओढ़ के दक्षिणी तीर खूब गिर खाऊंगी, पाया मैं रमजाल खूब झणकाऊंगी। हाथ फूल हाथ बंद गजरे की हो से साजन श्यान निराली, घर के सारे काम संभाले अच्छी हो सेवा घरयाली, नो मारा की नाथ घड़ा देखा ना खातिर बूंदे बाली, वो दिन दिख रहा से मन बिकवावेगी लोटा थाली। सखी सहेली बीच शान दिखलाऊंगी, पाया मैं रमजाल खूब झणकाऊंगी। बावन गज का मेरा घाघरा, मेले के मैं चक्कर काटे, मेले में तेरा धक्के लागे जब जाके तन बेरा पाटे, अगड़ पड़ोसन सारी जाली क्यों भेजन ते मन नाटे, मूर्खता की बात करे तू क्यों ना जाल बदन की डाटे। लाडू पेड़े और जलेबी खाऊंगी, पाया मैं रमजाल खूब झणकाऊंगी। चंद्रभान तू कार मंगा दे, उसके ऊपर करूं सवारी, पूरा जोता खड़ा गाल में इस पे मार लिए फिलकारी, कड़वे कड़वे बोल रे को ना जाती बात सहारी, कंठी तोड़ा जेब काट ले लिकड़ जागी सब होशियारी। इसी का सूती ढोल सजन ना जाऊंगी, पाया मैं रमजाल घरा झणकाऊंगी। ताम सुनहरा जागा सैब बखत काम का, आ गया से तो खड़ी फसल न छोड़ किते ना जावेगी, मानेगी मेरी बात ते मौज उड़ावेगी। भाई एक बात है जी धर्म विनोद भाई,
देखो मेरा मैं जाना भी चाहिए। हाँ। पता के नई तकनीकों का पता चला लगा है। बिल्कुल भाई खेती में के रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक, और भाई जो मशीनीकरण है कृषि में उसमें क्या विकास हो रहा है, बहुत बातों का पता नई तकनीक है, नए जो है साधन है वो हमने देखने मिला भाई। हाँ, पर ये है कि भाई अपना खेत क्यार का भी और भाई मेले का भी दोनों टाइम का अपना संतुलन सा बिठा कर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आगे नहीं। अच्छा, ये एक और बात बताओ विनोद भाई, देखो सरसों भी बो रखी, आपने भी बो रखी, हमने भी बो रखी, और भी बतेरी और भी किसान भाइयों ने बहुत फसलें लगा रखी होंगी, किसी ने जौ बो रखी होगी, किसी ने चना बो रखा होगा। बिल्कुल भाई। तो ऐसे में क्योंकि जैसे ठंड बढ़े है ना, ठंड बढ़ते ही सार विनोद भाई ये पता नहीं कीट कड़े ताज है। तो फसलों में आलू में पछेती अंगमारी का रोग होगा, यानी कि जैसे ही ठंड बढ़े, और सरसों होगी, सरसों में ये चेपा हो जाएगा, जितना मतलब ठंड बढ़ी और नमी बढ़ी और बीमारी शुरू हो जाए। तो फिर नू बताओ ना, वो तो बात हुई ठीक, पर नू बताओ कि रबी के जो मुख्य फसल अपनी हैं, हाँ भाई, उन पे कौन कौन सा कीट लगे जी, किस तरह उसकी पहचान करें भाई, और के रोकथाम करें, क्यों ना इस बारे में बातचीत कर लें। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर भाई। और शुरुआत आपने जो करी कि गेहूं जौ और चने थे, तो इससे तो बात शुरू करें। और इसमें जो सबसे पहली जो कीट है, समस्या है, वह है दीमक की। हाँ, क्योंकि धर्मवीर भाई फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक पूरा टाइम जो है या फसल नुकसान पहुंचावा है, घना गंदा कीट है। और खासकर जो रेतीली माटी है या जो शुष्क जो क्षेत्र है, उनमें इसका प्रकोप ज्यादा देखा जाओ है। और धर्मवीर भाई, खास बात यह है कि कई बार जब देखा जाओ कि जहाँ ऊंचा तापमान रहा है और साथ में मिट्टी की जड़ शक्ति कम है, उर्वरा शक्ति कम है माटी की, तो उन इलाके में भी जो है कीट यो पौधे की जड़ है, उसके तने हैं, जमीन के नीचे वाली जो जड़ है, सब चीज़ें ने खा कर जो है पौधे ने नुकसान पहुंचाओ। नुकसान के इसमें तो पीले पड़ जाए पेड़े, हाँ बिल्कुल, और अपने सूख जाए और पेड़ा खत्म। और धर्मवीर भाई, अगर पहचान करने की खेत में दीमक लाग रही है, तो उसमें जो है पौधे ने पकड़ खींचो तो हल्का सा जोर लाने पौधा बाहर निकल कर आ जाए, आवेगा भाई, उसमें जब जड़े काट देगी, जड़े खत्म हो जाए, दीमक जड़ काट दे, खड़िया दिखा पेड़ा, और फिर पीला तो पड़ेगा ही, मुरझावेगा भी। पर इसका इलाज क्या है धर्मवीर भाई? इसका इलाज का जो है उपाय है, वो सब तो बढ़िया उपाय है कि एक तो कच्ची खाद का प्रयोग ना करें। कच्ची खाद का यानी कि जो अपना गोबर की खाद है, गली सड़ी खाद, जो अच्छी गोबर की गली सड़ी खाद होनी चाहिए। भाई जल्दबाजी में नो नहीं है कि भाई कच्चा गोबर ही घेर दिया, तो ये दीमक को बढ़ावा देती है भाई। बिल्कुल जी। और दूसरा जो है, समय पे सिंचाई जरूर करें, मतलब फसलों पे पानी भी समय से देना चाहिए, पानी में यह दबी रहेगी। बिल्कुल भाई। और अगर जो पिछली फसल है उसमें दीमक का प्रकोप था, तो उसकी जो अवशेष है उन्हें पहले अच्छी तरह नष्ट कर दें, ताकि अगली फसल में वो प्रकोप ना मिले जी। और साथ में जो बीज उपचार है, जिसके बारे में बार बार बात भी कर रहे हैं कि बीज का उपचार जो है जरूर करें। और बिजाई से पहले लगभग 1 क्विंटल जो गेहूँ है उसके बीज के उपचार खातर लगभग 150 मिलीलीटर क्लोरीपायरिफास 20 सीसी ताकत की दवाई ने, या फिर जो है 400 मिलीलीटर लिंडेन 20 सीसी ताकत की दवाई ना पानी में मिलाकर उसका गोल बनावा है, और गोल खातर 5 लीटर जो है पानी ले लें, और फिर बीज ने पक्के फर्श पे फैलाकर, और इस दवाई का जो गोल है उसने अच्छी तरह से उस पर छिड़काव करें, और रात भर जो है उसने रखा है, और सुबह जो है उसकी फिर बुआई करें। एक बात है विनोद भाई जी, यह तो बात उनके लिए बहुत जरूरी है, जैसे आपने पछेता बुआरा करना गेहूं का। बिल्कुल भाई। तो फिर तो अपन तो गेहूं के बीज की ना ये उपचार करके ही बोएंगे। हैं, दवाई कौन सी बताई आपने यार? दवाई है भाई क्लोरीपायरिफास 20 सीसी ताकत की दवाई, और दूसरी है लिंडेन 20 सीसी ताकत की दवाई। चलो जो सी मिल जाएगी वही ले लेंगे, जो मिल जाएगी जी। और धर्मवीर भाई, साथ में जो है एक तो जो बीज उपचार कर ले हम पहले, तो बीज उपचार करे पाछल लगभग कहूँ भी 70-80% बीमारियां के जो है छुटकारा ओढ़ा ही मिल जाए हमने शुरू में। भाई वाह, क्या बात बताई आपने। और इसके अलावा धर्मवीर भाई एक और समस्या है, वह है सतही टिड्डा। हाँ, अच्छा। यो जो है कीट जब गेहूं अंकुरित हो जाए, या जो है जो अंकुरित गेहूं है या जो है उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचावा है, और पौधे ने जमीन के पास से यो काटना शुरू करता है यो टिड्डा। हाँ, तो भाई ये टिड्डा भी जो है ये भी गेहूं ने और जौ ने। हाँ, जौ तो अपने का नहीं होती नहीं इतनी, हाँ, पर गेहूं तो खूब है। गेहूं तो खूब है भाई। तो इसकी रोकथाम भी करनी पड़ेगी विनोद भाई। बिल्कुल धर्मवीर भाई, जो सतही टिड्डा है इसकी रोकथाम खातर 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 10 किलो। हाँ, उसका 2% का दूड़ा जो है 1 एकड़ के हिसाब से जरूर दूड़ा है। अच्छा, तो उससे जो है अगर सतही टिड्डा लग गया तो उससे जो हम बचाव कर सके हैं जी। और धर्मवीर भाई, इसके अलावा एक और समस्या वो है चेपा और तेला।
चेपा और तेला। हाँ ये तो अगले भाग का जो मौसम आओगा ना विनोद भाई, बिल्कुल भाई, इसमें बड़ी समस्या रहा है इसकी तो, क्यों जितनी ठंड बढ़े ना, और फिर आगे थोड़ा सा जैसे निवाया से टाइम आओगा जनवरी फरवरी में दिन हाने शुरू हो जाएंगे, फिर फरवरी मार्च में हाँ उसमें फिर जो है जो पत्ती है या जो बाड़ी है उनका रस चूसना शुरू करता है। फिर भाई इसके छिड़काव या कोई रोकथाम ये भी बता दो। धर्मवीर भाई इसकी रोकथाम खातर जो है कीट का जो कीटनाशक है उसका छिड़काव कराएं। कब? जब 12% लगभग जो बाड़ियाँ हैं वो या उससे ऊपर के पत्ते हैं जो उस पर चेपा मिल लग जाए, मतलब ये एक आगे मतलब क्या ना भाई, दुश्मन आवेगा। हाँ तो दुश्मन आने से पहले की तैयारी है कि जब अपनी गेहूं की फसल में ये है बाड़ी आ रही होंगी उस टाइम पे ये बीमारी कई बार आ जाए, चेपा और तेला जी। और इसमें हमने दवाई का इस्तेमाल जब करना चाहिए जब देखें कि भाई 100 में से 12 बाड़ियां जो है ना उनके ऊपर ये जो है ये चेपे के जो है कीट मिल रहे हैं, तो फिर ऐसे में हमने दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दवाई की जब बात आई तो फिर दवाई कौन सी लेनी चाहिए? धर्मवीर भाई दवाई ले 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत की दवाई और 250 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करा। और छिड़काव जब करना जब ये चेपा या तेला जब ऐसा हो कि बाड़ियों पे कम से भी कम भाई 12% जो है नुकसान हो गया। अच्छा सरसों की भी तो बात बताओ ना विनोद भाई, सरसों में भी तो ज्यादा दिक्कत है ना। सरसों में भी धर्मवीर भाई तो है चितकबरा रोग, चितकबरा कीड़ा जी। और इस कीड़े का आक्रमण जो है फसल उगने के तुरंत बाद या फिर जो है कटाई के कुछ समय पहले जो है वो शुरू हो जाए। और एक जो कीड़ा है वो काले रंग का हुआ है, इसकी पिछाड़ियाँ है, इसके पंख पे जो है लाल पीले और नारंगी रंग के धब्बे दिखाई दे हैं। और इसकी रोकथाम खातर धर्मवीर भाई 8 से 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% का दूड़ा या फिर 2 किलोग्राम फेनवल रेट 0.4% यानी कि लगभग 8 किलोग्राम राख में उसने मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करता है। और चेपा भी तो लगा महा सरसों की फसल में। चेपे के बारे में नहीं बताया आपने। चेपा या अड़का या माऊ का है तो ये भी सरसों की फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचावा है। ये कीड़ा जो है वो अड़के पीले रंग का वो है और इसके जो बच्चे और जो प्रौढ़ है वो पौधे में रहकर उसकी अलग अलग शाखाओं कली है, फूल है, फली है, सब ने जो खाकर उनका रस चूसता है और उसने नुकसान पहुंचावा है। आप रोकथाम की बताओ। धर्मवीर भाई इसकी रोकथाम खातर जो है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यानी कि जब आ लिया बस समय तो उसमें जो है कीट के समूह दिखाई देने लग जाए तो उन टहनियों को जो प्रभावित हिस्से हैं जो टहनी खराब हो गई है उन्हें तोड़कर नष्ट जरूर कर दे। और सरसों की अपेक्षा राय की जो खेती है अगर उसमें ज़्यादा तवज्जो दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जब खेत में इसके कीड़े का आक्रमण हो जाए तो 10% पौधे पर हो जाए तो औसत लगभग 13.5 कीट प्रति पौधा हो जाए। तो ऐसे समय में जो है कुछ एक बात का ध्यान जरूर रखें, जिस तरह ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल जी 25 सीसी ताकत की दवाई ने या फिर जो है डाइमोथेट जी 30 सीसी ताकत की दवाई ने 250, 350 और 400 मिलीलीटर मात्रा में 250, 350 और 400 लीटर पानी में मिलाकर यानी कि आपने जो दवाई बताई ना, एक तो आपने मेटासिस्टाक बताई, हाँ जी, एक आपने रोगोर बताई जी। तो इनमें से जो कोई दवाई ले लें तो उसमें से फिर ये है कि भाई अपन 250 लीटर दवाई मिलीलीटर दवाई ले तो 250 लीटर पानी लेना। हाँ, बिल्कुल भाई। और 350 मिलीलीटर दवाई ले तो फिर उतने ही अनुपात में हमने पानी लेना। और ये हमने दवाई की मात्रा निश्चित करनी उस हिसाब से कि हमारी खेत की हालत कैसी है, जरूरत कितनी है। हाँ भाई। तो भाई अब तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो जा रहा है, भाइयों से इजाजत लेने का समय होया। भाइयों से लेवा इजाजत। बिल्कुल भाई। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।